नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है छठा, दहन और ज्वाला। इस चैप्टर में अपने दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं कि दहन क्या होता है। दहन जैसे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दहन दहन किसी भी चीज़ का दहन होना, किसी भी चीज़ का जलना क्या होता है, दहन। देखो कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा और प्रकाश देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, मोमबत्ती आदि। तो वह इस रासायनिक परिक्रम जिसमें यह पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया कर ऊष्मा देता है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। कि कुछ पदार्थ हैं जो वायु की उपस्थिति में जलते हैं। वायु की उपस्थिति का अर्थ ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति का अर्थ होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं और वो क्या देते हैं, ऊष्मा भी देते हैं, प्रकाश भी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देते हैं। तो लकड़ी जलती है तो अपने को प्रकाश मिलता है, ऊष्मा भी मिलती है। कोयला जलता है, कागज जलता है, मोमबत्ती जले, कुछ भी जले, अपने को प्रकाश भी मिलता है, ऊष्मा मिलती है। वो बात अलग है कि अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई नहीं देती। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि वायु की उपस्थिति में जलते हैं और अपने को लकड़ी, कोयला, कागज ये सारी चीज़ें देते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है उससे ईंधन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है, इसको समझो। जिस पदार्थ का दहन होता है, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन। दहन किसका हुआ, लकड़ी, लकड़ी का क्या हुआ, दहन। कोयले का क्या हुआ, दहन। कागज का, मतलब जो चीज जली, दहन का अर्थ है जो चीज जली, जो चीज जली उसका क्या हुआ, दहन हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। इसने ये कहा ना, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ईंधन किसी भी रूप में हो सकता है, ठोस रूप में भी हो सकता है, द्रव रूप में भी हो सकता है, गैस रूप में भी हो सकता है। अब आप सोचोगे द्रव और गैस रूप में कैसे, तो जो सीएनजी और एलपीजी होती है ये किस रूप में होती है, गैस रूप में होती है। ये भी तो जलती है, इसका भी तो दहन होता है। तो ये भी तो क्या है, ईंधन ही है, द्रव रूप में। पेट्रोल, डीजल, ये मिट्टी का तेल, तो ये सारे किसके अंतर्गत आ गए, द्रव रूप में आ गए। तो ये सारे भी क्या हैं, जलते हैं, तो इनका भी क्या हुआ, दहन हुआ, तो ये क्या कहलाए, ईंधन कहलाए। तो ईंधन किसी भी रूप में हो सकता है, ठोस रूप में भी हो सकता है, द्रव रूप में भी हो सकता है और गैस रूप में भी हो सकता है। यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है, क्योंकि जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब उस व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाएगा तो उसके अंदर के भाग में फिर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसका वायु से संपर्क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। कि जलने के लिए मेन आवश्यकता है, सबसे जरूरी, वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। दहन समझ गए, ईंधन समझ गए। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। और ईंधन के कितने रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस रूप में हो सकता है। और दहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। और जब किसी जलते हुए व्यक्ति के ऊपर कंबल से ढकते हैं तो वो क्यों ढकते हैं, क्योंकि उसका वायु से संपर्क टूट जाए, उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए और उसके अंदर के भाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और उस व्यक्ति की क्या हो जाए, सुरक्षा हो जाए, इसलिए उसे कंबल से ढकते हैं। दहन के लिए सबसे जरूरी आवश्यकता किसकी है, ऑक्सीजन की। इसके बाद देखो ज्वलन ताप, कि विभिन्न प्रकार के ईंधन है वो विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। सभी का ताप अलग है। कि आप किसी लकड़ी को जलाओगे तो आपको टाइम लगता है, सीएनजी को जलाते हैं
तो थोड़ी सी दूरी से ही वो लाइटर या माचिस की सहायता से आप जैसे ही गैस का बटन ऑन करके उसको जलाने की कोशिश करते हो तो थोड़ी सी दूरी से ही वह आग पकड़ लेता है। इसी तरह मिट्टी, पेट्रोल, वो थोड़ी सी दूरी से ही आपके हाथ से वो जैसे ही आपके हाथ में चाहे माचिस है चाहे कुछ भी है, उसकी सहायता से आप पेट्रोल डीजल को जलाते हो ना, तो थोड़ी सी दूरी पर होते ही वो पटाख से आग निकलती है ना, तो ये उसका ज्वलन ताप क्या होता है, उसी पर निर्भर करता है कि विभिन्न प्रकार के ईंधन के सभी के ताप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है वह क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। और कोई ईंधन पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। वह उसके ज्वलन ताप से कम ताप होगा ना तो वह आग नहीं पकड़ेगा, तो उसी ताप पर वह आग पकड़ेगा जो उसका ज्वलन ताप है। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना क्या होता है, आवश्यक होता है। उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है। ज्वलन ताप, नाम से ही देखो, ज्वलन जलने के लिए, ताप तापमान, कि उसके जलने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम ताप ही क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। उससे कम ताप पर कोई भी ईंधन आग नहीं पकड़ता। कम से कम उतना ताप होना जरूरी है जितना उस ईंधन का ज्वलन ताप होता है। ज्वलनशील पदार्थ, जलने वाले पदार्थ, आसानी से समझ रहे हो ना, जलने वाले पदार्थ। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो पदार्थ बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जो पदार्थ बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण पेट्रोल, एलपीजी, अल्कोहल आदि। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो पेट्रोल का, एलपीजी का, अल्कोहल का, इन सभी का जो ताप है ना बहुत कम होता है। मैंने बताया आपको कि थोड़ी सी दूरी से ही ये क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो फिर क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए ये थोड़ी सी दूरी से ही आग पकड़ लेते हैं। अब देखो हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, कैसे पाते हैं कि हम अक्सर घरों, दुकानदारों, कारखानों में आग लगते देखते हैं जिससे जन धन की काफ़ी क्षति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम आग को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। तो आग पर नियंत्रण पाना हमें ज़रूरी है कि हमने देखा है कई बार न्यूज़पेपर में, अखबारों में, समाचार में, टीवी पर आपने देखा होगा कि आग लगने से उसकी दुकान का इतना सामान जला, आग लगने से उसके घर का इतना सामान जला। तो आग लगने से फिर हानि तो होती है सामान की। तो यदि हमें को इसके बारे में कुछ पता होगा तो हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, तो हम सहायता कर सकते हैं। तो देखो हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। पहले देखते हैं कि आग उत्पन्न होने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है, उत्पन्न होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फिर हम उसको बुझाने के लिए भी हमारे लिए फिर पता चल जाएगा। ईंधन की, वायु की, ज्वलन ताप की, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है आग को उत्पन्न होने के लिए। ईंधन की, वायु की, ज्वलन ताप की, इन तीनों की उपस्थिति होगी तो ही क्या होगा, आग उत्पन्न होगी। और तीनों में से एक भी अनुपस्थित है तो आग उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर आग को बुझाने के लिए इन तीनों में से यदि अपने को एक भी ना हो तो फिर आग नहीं लगेगी। एक को हटा दें तो, या ताप को कम कर दें, ज़्यादा कर दें को या फिर ऑक्सीजन को, तीनों में से एक चीज़ भी कम ज़्यादा होती है तो फिर आग नहीं लगेगी या फिर आग बुझ जाएगी। देखो जो जल है ये सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। कि आपने कभी भी देखा होगा कहीं भी आग लगी है सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, पानी लेकर आओ। आग के ऊपर अपने क्या करते हैं, पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि यह आग बुझाने का कार्य करता है। अग्निशामक का अर्थ है कि यह आग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। लेकिन यदि यही आग किसी विद्युत उपकरणों में लगी हो तब हम इस पानी का यूज नहीं कर सकते। हम इस पानी का यूज 2 जगह नहीं कर सकते। एक तो यदि आग विद्युत उपकरणों में लगी हो और दूसरा यदि आग किसी तेल वाले भंडारों में लगी हो तब हम पानी का यूज नहीं कर सकते।
विद्युत उपकरणों में तो हम इसलिए पानी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पानी क्या है, विद्युत का चालक है। तो जो वहाँ पे और आग को कंट्रोल करने के लिए लोग खड़े हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है पानी से, क्योंकि इसके अंतर्गत से विद्युत का चालन होने लग जाता है। कहने का मतलब है कि करंट आ सकता है। और तेल के भंडारों में या तेल और पेट्रोल वाले स्थानों पर जब आग लगी हो तब हम पानी का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है तो आग कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। आग कम नहीं होगी, बढ़ेगी। इसलिए दो जगह हम पानी का यूज नहीं कर सकते, विद्युत उपकरणों में और तेल वाले स्थानों पर। समझ गए होंगे आप इस बात को? नहीं, बाकी हर जगह के लिए जल क्या है, सबसे अधिक अग्निशामक है। इन स्थानों पर विद्युत उपकरणों में और तेल वाले भंडारों में जब पानी का यूज नहीं करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इन स्थानों पर हम किसका यूज करें। तो इन स्थानों पर रेत का यूज किया जा सकता है, बालू रेत का यूज इस स्थानों पर किया जा सकता है। विद्युत उपकरणों में और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है, रेत का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन से बाहरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। देखो, ऑक्सीजन को ये हटा देती है और CO2 कंबल की तरह आग को लपेट लेती है, तो इसलिए इसका यूज किया जा सकता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ईंधन और इसके बीच का जो संपर्क है वो क्या, टूट जाता है। और इसीलिए कार्यालयों और व्यावसायिक जगहों पर CO2 से भरे सिलेंडर रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि CO2 से भरे सिलेंडर टंगे हुए बड़े कार्यालयों कारखानों में रखे जाते हैं, क्योंकि उसको छोड़ने से वो क्या कर देती है, CO2 O2 की उपस्थिति को कम करके आग को बुझाने में कंबल की तरह कार्य करती है। सिलेंडरों में क्या होता है, उच्च दाब पर CO2 द्रव के रूप में रहती है। उच्च दाब पर जो CO2 है वो किस रूप में रहती है, द्रव रूप में रहती है। और सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। इस प्रकार ये आग के चारों ओर घेर लेती है और ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, अतः यह एक उत्तम अग्निशामक है। CO2 क्या है, एक उत्तम अग्निशामक है। CO2 जो भी आपने कभी देखे हैं, आगे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्यों रखा जाता है भरकर। इसको द्रव रूप में भरकर रखा जाता है ताकि यदि कोई भी भविष्य में इसकी जरूरत पड़े तो इसको छोड़ दिया जाता है और ये उसके चारों तरफ जाकर उसके एक तो ताप को कम कर देती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो दोनों को कम करने से आग क्या हो जाती है, फिर कंट्रोल में आ जाती है। दहन के प्रकार। दहन के प्रकार में देखो कि कुछ ईंधन जैसे लकड़ी, कागज, मोमबत्ती, कोयला आदि का दहन तो सामान्य दर से होता है। लकड़ी का दर, कोयले का हो चाहे किसी का हो, एक सामान्य दर से होता है। दहन के प्रकार में देखा आपने कि जो लकड़ी है, कागज है, मोमबत्ती है, कोयला है, इनकी दर है वो क्या होती है, जलने की सामान्य होती है। परंतु जब हम जलती हुई माचिस की तीली या गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लेके आते हैं तो फिर वो क्या होता है, तेजी से एकदम से जलने लगता है ना, तो फिर उनमें क्या होती है, जलने की दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी तो सामान्य होती है, उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वे क्या होते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, सभी ही करते हैं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न। तो फिर ये तो सामान्य दर के हो गए, लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती। और जो ये स्टोव और गैस हो गए, ये फिर क्या हो गए, जल्दी से जलने लगते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, फिर ये तीव्र दहन के अंतर्गत आते हैं। तो श्वेत जो फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं वो कमरे के ताप पर वो क्या होते हैं, स्वतः ही जल उठते हैं। कमरे के तापमान पर फिर वो क्या होते हैं, स्वतः ही जल उठते हैं। तो फिर ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वतः दहन कहलाता है। जब उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती, बस एक ताप की आवश्यकता होती है कि कमरे के ताप पर वह जलने लगते हैं, तो इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं, स्वतः दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः दहन। तीव्र दहन जो जल्दी से जलने लग जाए, सामान्य जो आराम से जलता है, और जो खुद जल जाए वो क्या कहलाता है, स्वतः दहन कहलाता है। और स्वतः दहन का उदाहरण क्या है, फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। और सफ़ेद फास्फोरस को फिर इसीलिए किस में डुबो कर रखा जाता है, पानी में डुबो कर रखा जाता है, इसे नहीं रखा जाता, सामान्य बाहर नहीं रखा जाता। और सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वह पानी से भी क्रिया कर लेता है। तो श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है।
जब हम पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और तेज ध्वनि पैदा होती है। जब हम पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक क्रिया होती है, जल्दी से क्रिया होती है, अचानक क्रिया होती है और उससे ऊष्मा, प्रकाश और तेज ध्वनि पैदा होती है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, विस्फोट कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। और पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाई, विस्फोट कहलाई। क्यों कहलाई, क्योंकि ये बहुत फास्ट और अचानक हो जाती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, विस्फोट के अंतर्गत आती है। हमने अक्सर कागज, लकड़ी या मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं। तो ये सभी पदार्थ क्या हैं, आग की लपटों के साथ जलता है। ज्वाला है, ज्वाला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सब कागज, लकड़ी, मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं। तो ये सभी पदार्थ क्या हैं, आग की लपटों के साथ जलते हैं। और इसी आग की लपटों को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। ज्वाला आग की लपटों को ही कहते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं, आग की लपटों को ही। और दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। परंतु लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई भी ज्वाला नहीं देता। जो लकड़ी का कोयला है वह वाष्पित नहीं होता और वह किसी भी प्रकार की ज्वाला नहीं देता। ज्वाला किसे कहते हैं, आग की लपटों को ज्वाला कहते हैं। किसी भी ईंधन के दहन का दिखाई देने वाला गैसीय लौ को ज्वाला कहा जाता है। किसी ईंधन के दहन का दिखाई देने वाला गैसीय जो लौ है उसी को क्या कहा जाता है, ज्वाला कहा जाता है। ज्वाला किसे कहते हैं, आग की लपटों को ही ज्वाला कहते हैं। देखो मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र दे रखे हैं। भी हर किसी की ज्वाला के होते हैं, एक बाह्य क्षेत्र, एक आंतरिक क्षेत्र बिल्कुल, और एक मध्य क्षेत्र। ये आंतरिक क्षेत्र है बिल्कुल, ये क्या है, मध्य, और ये क्या है, बाह्य क्षेत्र। तो इन ज्वाला है, मोमबत्ती की बाहर अपने को जलती हुई दिखती है, उसे ही क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। और ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र आपको दिखा दिए गए हैं। 3 क्षेत्र बताए गए हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। अब देखो इस तीनों में क्या होता है। जो बाह्य क्षेत्र होता है यह ज्वाला के पूर्ण दहन का क्षेत्र है। यह ज्वाला के पूर्ण दहन का क्षेत्र है और यह नीले रंग के प्रकाश के साथ जलता है। और यह ज्वाला के सबसे गर्म भाग होता है। यह ज्वाला का क्या होता है, सबसे गर्म भाग होता है। बाह्य क्षेत्र क्या होता है, सबसे गर्म भाग। मध्य क्षेत्र उससे कम गर्म होता है और आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है। तो ज्वाला के बारे के इन क्षेत्रों के बारे में अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ये आपकी जो आधा जो पार्ट था ये पूरा हुआ। धन्यवाद।